आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग झारखंड बोर्ड द्वारा क्लास 8 का विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे कि किस तरह का इस बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रश्न पत्र है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं समय को ना व्यक्त करते हुए। इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको सॉल्व करने सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा है 1 नंबर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब किया गया। यानी प्रोजेक्ट टाइगर मतलब बाघों का संरक्षण कब दिया गया। तो बाघों का संरक्षण जब पता चला कि हमारे देश में बाघों की संख्या बहुत कम होते जा रहा है, ये विलुप्त होने की स्थिति में आ गए हैं, तब 1972 के 73 के बीच एक टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया जिसमें बाघों को संरक्षण दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए नंबर दिया चांदी, पारा, सोडियम, सोना। तो चांदी को हम लोग जानते हैं तो चाकू से नहीं काट सकते हैं, सोना को भी जानते हैं तो चाकू से नहीं काट सकते, ये दोनों नहीं होंगे हमारा। अब पारा हो गया, पारा हमारा लिक्विड में रहता था, लिक्विड को काटना इजी है बट लेकिन पारा को काटना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, वो लिक्विड की तरह फैलता जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, सी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी धातु जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है नहीं। तो बोल रहा है किसके, मतलब क्या बोल रहे हैं आपको, किस वस्तु पर अगर विद्युत लेपन करते हैं तो उसका वस्तु का चमक बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए विद्युत लेपन करने के लिए क्रोमियम का भी किया जाता है, तांबा का भी, तांबा उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, क्रोमियम भी किसी के ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम भी किसी के ऊपर चढ़ाया जाता है। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है लोहा, लोहा पर विद्युत लेपन करके उसकी हम लोग चमक को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, संरचनीय रोगों का सबसे मुख्य कारण कौन सा है। मतलब जो रोग फैलते हैं इधर उधर से, इसके यहाँ से वहाँ चला जाता है, यहाँ से वहाँ चला जाता है, तो कैसे फैलते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर घरेलू मक्खी जो होते हैं इस रोगों को ढोने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे सही आंसर होगा। और एक मरीज से उसका जो विषाणु या कीटाणु उसको लेके दूसरे आदमी तक पहुंचाने का काम करता है घरेलू मक्खी। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है। जरायुज का मतलब वो होता है जो चीज अपने शिशु को जन्म देते हैं, जैसे आदमी शिशु को जन्म देना, नहीं कि अंडा देना, ठीक है ना, शिशु का जन्म देना वो कहलाता है जरायुज। तो इसमें देखिएगा मनुष्य जो होता है वो जरायुज है, क्योंकि मनुष्य अपने बच्चे को जन्म देता है। और जैसे जानवर जैसे गाय भैंस ये सब क्या है, जरायुज है, ठीक है ना। मुर्गी कौवा बतख सारे अंडे देते हैं, तो ये नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, शुष्क मौसम में बालों में कंघी पड़ने पर वह बिखर जाता है, इसके कौन सा बल उत्तरदायी है। देखिए जब हम कंघी करते हैं शुष्क मौसम में तो हमारा बाल ड्राई रहता है, उसमें पानी रहता है ना जिससे वो चिपक सके, ठीक है ना। तो जब हम कंघी करते हैं तो क्या होता है, दोनों में चार्ज बन जाते हैं, बाल में एक चार्ज बनता है, कंघी में एक चार्ज बनता है, वो दोनों चार्ज जो होते हैं ऑपोजिट होते हैं। चार्ज मतलब विद्युतिक बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युतिक बल, ठीक है ना। उसके कारण ये बालों कंघी बिखर जाते हैं। गुरुत्व बल होगा कि नहीं, कि बालों से बालों में अगर गुरुत्व बल लगे तो नीचे फिर बैठेगा, वो बिखरेगा नहीं। घर्षण बल भी नहीं होगा, ठीक है, चुंबकीय बल भी नहीं होगा। इसका आंसर स्थिर विद्युतिक बल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए नंबर दिया लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। ऊष्मीय मान मतलब अगर उसको हम अगर जलाएंगे तो सबसे अधिक हमको ऊष्मा मतलब हीट प्रदान करें।
तो लकड़ी कराएंगे तो कोई खास ऊष्मा नहीं देगा, केरोसिन से भी कोई खास ऊष्मा नहीं देगा, एलपीजी से थोड़ा उस लोग से ज़्यादा देगा, लेकिन हाइड्रोजन को अगर जलाएंगे तो बहुत अधिक ऊष्मा देगा। जैसे आप लोग हाइड्रोजन बम के बारे में नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन बम अगर फूटता है तो बहुत एरिया को विनाश कर देता है। तो उसी तरह आप लोग याद रखिए कि हाइड्रोजन सबसे अधिक, हाइड्रोजन जो ईंधन है सबसे अधिक इसका क्या बोलते हैं उष्मीयमान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग को निर्धारित करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव में पाया जाता है, जिसमें 22 जोड़ी जो होते हैं एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, ये पुरुष में, और एक पुरुष में होता है एक्स वाई। ठीक है, महिलाओं में क्या होता है 23 जोड़ी जो होते हैं पूरा पूरी वो एक्स एक्स होते हैं। ठीक है ना, एक्स एक्स जो है 23 जोड़ी तो यानी 46 होते हैं। 46 गुणसूत्रों में से 46 गुणसूत्र मतलब आपका वो क्या बोलते हैं, वो लिंग निर्धारित नहीं करता, लेकिन जो एक्स और वाई जो क्या बोलते हैं 23वां जोड़ी जो होता है पुरुषों में, वही जो है लिंग का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। ये पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खरीफ फसल का उदाहरण दीजिए। तो हम लोग खरीफ फसल और रबी फसल और जायद फसल, हम जानते हैं 3 तरह का फसल होते हैं भारत में। तो खरीफ फसल उसको बोलते हैं जो कि जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक काट लिया जाता है, इसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान, मक्का आपका हो गया, और उसके साथ हो सकते हैं छोटे छोटे फसल आते हैं और ठीक है ना। और रबी फसल हो गए जो अक्टूबर नवंबर में लगाए जाते हैं और उसको अप्रैल मई को बोलते हैं, अप्रैल मई बोलते हैं, मार्च से अप्रैल मई में तक उसको काट लिया जाता है। जैसे गेहूँ, बाजरा इत्यादि चीज़ हो गए हैं। ठीक है ना, चना इत्यादि हो गए हैं, आलू भी उसी में आता है। ठीक है ना, तो इसका खरीफ और जायद फसल उसको बोलते हैं जो गर्मियों में लगाया जाता है और गर्मियों में काट लिया जाता है। जैसे तरबूज या ककड़ी, इस तरह की जो सब्जियां हैं वो जायद फसल में आता है। तो खरीफ फसल हमारा क्या हुआ धान, धान जो हम लोग जून जुलाई में लगाते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं। तो सौर परिवार में हम जानते हैं जो हमारा सौर परिवार है उसमें से अभी हमारा 8 ग्रह है। ठीक है ना, पहले 9 ग्रह था, प्लूटो भी शामिल था, लेकिन प्लूटो को बाद में निकाल दिया गया, तभी हमारा 8 ग्रह है। ठीक है ना, अगला क्या है हमारा घर्षण हमेशा है हानिकारक, लाभदायक, ना हानिकारक, ना लाभदायक, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक। ठीक है, घर्षण जो होता है हमारा कुछ मामले में हानिकारक है। जैसे हमको अगर कोई मशीन चला रहे हैं, ठीक है, जहाँ हमको कोई शाफ्ट घूम रहा है तो वहाँ पर अगर घर्षण साइड साइड में पकड़ेगा तो मेरे एनर्जी लॉस करेगा, वहाँ पर हमको हानिकारक है। लेकिन कुछ मामले जैसे कि हम चल रहे हैं तो हमको घर्षण चाहिए, अगर घर्षण नहीं होगा पेड़ में, पैर में हमको रोकेगा नहीं, धकेलेगा नहीं, फुल घर्षण नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं चल सकते। जैसे हम बर्फ़ में आसानी से नहीं चल सकते क्योंकि वहाँ पर घर्षण कम रहता है। तो कुछ मामले में हानिकारक है, कुछ मामले में लाभदायक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पैराशूट बनाने के लिए किस रेशे का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये दिया पॉलिएस्टर, नायलॉन, कपास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा नायलॉन। नायलॉन इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि नायलॉन जो होता है मजबूत और हल्का होता है, इसलिए नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। नायलॉन जो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा उसका वेट बहुत कम होता है, और हमको पैराशूट में अगर ज़्यादा वेट पैराशूट का ही हो जाए तो हवा में उड़ना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कानों, मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्रास क्या है, यानी आदमी कौन सा रेंज के लिए फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ये दिया है 20 किलो हर्ज, 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज, फिर दिया है 20 किलो हर्ज, फिर 2000 हर्ज दिया है। ठीक है ना, प्रास पूछा है तो ऑप्शन नंबर ये है मानव जो है 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक सुन सकता है। हम लोग जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रव्य तरंग बोलते हैं, वो 3 तरह का होता है। पहला हो गया तुम्हारा अश्रव्य तरंग, ठीक है, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते। ठीक है ना,
वो होता है 20 हर्ज से लेकर 20 हर्ज का नीचे, ठीक है ना। दूसरा हो गया हमारा ये श्रव्य तरंग, जो मानव सुन सकता है, वो 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज तक रहता है, ठीक है ना। तीसरा हो गया हमारा आश्रव्य तरंग, जो 20 किलो हर्ज से ऊपर रहेगा, ठीक है। ऊपर के तरंग को हम लोग प्राश्रव्य तरंग कहते हैं, सॉरी। आश्रव्य, श्रव्य और प्राश्रव्य 3 तरह के तरंगें होती है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस यंत्र से के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दे, रिएक्टर, पैमाना, कंप्यूटर, भूकंप लेखी, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग रिएक्टर स्केल से किसी भी भूकंप के तरंगों को माप सकते हैं। अभी हाल ही में टर्की में बहुत जोरदार भूकंप आए थे, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या? तापन मतलब हमारे पृथ्वी में जो है, पृथ्वी का टेम्परेचर जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इसका प्रमुख कारण है हमारा देश में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी भी मात्रा बढ़ती जाएगी, हमारे पृथ्वी का जो है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संकटपन जाति है, प्रजाति जो मतलब संकटपन में, अभी संकट में आ गया, मतलब उस जाति विलुप्त होने के कगार की ओर पहुंचने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ये, घोड़ा नहीं, घोड़ा हमारे यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं। गाय बहुत सारा पाया जाता है, कुत्ता भी बहुत सारा पाया जाता है। तो बाघ जो है धीरे धीरे विलुप्त होते जाता है। बाघ की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है हमारे पृथ्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा, संकटापन जातियों में, ठीक है। इसको बोलते हैं संकट जातियों में, श्रेणी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होते हैं, यानी जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये देखते हैं, कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका झिल्ली जंतु और क्या बोलते हैं ये जंतु कोशिका, और जो हमारा हो गया पादप कोशिका, तो दोनों में ये पाए जाते हैं जी, कोशिका झिल्ली। दूसरा केंद्रक, केंद्रक तो दोनों में रहता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन नंबर सी, जीव द्रव्य दोनों में होते हैं, ठीक है ना। तो जो कोशिका भित्ति है हमारा, वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया है, जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का प्रयोग होता है? तो जल को शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है एक्चुअली। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, यानी इसमें हाँ, तो उसमें क्लोरीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए क्लोरीन का इसका उपयोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला है, विश्व में पहले प्रतिजैविक का नाम क्या था? प्रतिजैविक उसको बोलते हैं जिससे एंटीबायोटिक, यानी किसी रोग से लड़ने के लिए कोई मतलब मेडिसिन हो, ठीक है ना। तो उसका सबसे पहले पेनिसिलिन को खोज किया गया था, ठीक है ना। पेनिसिलिन ही था पहला प्रतिजैविक जो हमें घावों से इस सब से लड़ने के लिए जो एंटीबायोटिक की तरह प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जो कवक से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो पानी को हम लोग जानते हैं H2O लिखते हैं। देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन ये, तो 2:1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर, निम्न में किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? तो ऑप्शन नंबर दिया हाइड्रा, हाइड्रा में तो होता है मुकुलन, इसमें नहीं होगा। अमीबा में भी नहीं होता है। बैक्टीरिया में बहुविखंडन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन पैरामीशियम जो होता है इसमें द्विविखंडन होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्या, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? यानी मान लीजिए ये पानी का लेवल है, ठीक है ना, यहाँ पर पानी, पूरा पानी इस तरह, ठीक है। तो जितना नीचे जाइएगा तो उतना आपके ऊपर पानी का वेट, आपको ग्रेविटी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर जितना नीचे जाए तो उसके ऊपर उतना पानी बढ़ता जाएगा, इससे क्या होगा, दबाव बढ़ता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? तो केजी नहीं, केजी तो हमारा क्या मात्रक है बोलते हैं, केजी हो गया हमारा किसी वजन को मापने के लिए होता है या द्रव्यमान। किलो जूल, किलो जूल हो गया उष्मा को नापने के लिए, ठीक है। ईंधनीय उष्मा को नहीं है, ठीक है ना। अगला है किलो पर जूल, ये भी नहीं होगा। तो देखिए हम लोग कोई भी ईंधन अगर 1 kg का है तो कितना उष्मा देता है, तो उसको मापने के लिए क्या बोलते हैं, किलो जूल, यानी कितना जूल दे रहा है 1 kg हमारा ईंधन है, ठीक है ना। केजी होगा, केजी 1 kg ग्राम ईंधन है तो कितना जूल वो ईंधन दे रहा है, मतलब उष्मा दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ईंधन का ऊष्मीय मान, ठीक है ना। कोई भी ईंधन ले रहे हैं तो 1 किलो अगर ईंधन का वेट है, वजन है, द्रव्यमान है, तो कितना वो एनर्जी दे रहा है, तो जूल केजी पर, किलो जूल पर केजी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है किशोरावस्था की उम्र क्या है? हम लोग जानते हैं कि मानव का जो है किशोर टोटल अवस्था 7 होते हैं, जिसको बोलते हैं पहला गर्भावस्था, जिसमें बच्चा का जन्म से पहले की अवस्था को हम लोग बोलते हैं गर्भावस्था। उसके बाद हो गया शिष्यावस्था, शिष्यावस्था उसको बोलते हैं जो 0 से 5 साल की उम्र को हम लोग बोलते हैं शिष्यावस्था, और 5 से 12 के लिए हम लोग बोल देंगे इसको बाल अवस्था, और 12 से लेके 18 के बीच को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था, और 18 से 25 को बोलते हैं युवा अवस्था, और 25 से 55 को बोलते हैं प्रौढ़ अवस्था, और 55 से ऊपर को मृत्यु तक को क्या बोलते हैं वृद्धावस्था, ठीक है ना। तो यहाँ हमको पूछा है क्या कि किशोरावस्था की उम्र क्या है, तो देखेंगे जो 12 और 18 के बीच में फिक्स हो रहा है वही होगा। देखेंगे 11 से 19 दिया है, अप्रोक्स में दिया, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो हमारे चैनल में हमेशा वीडियो देखते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या है? यह क्वेश्चन थोड़ा दूसरे जैसा दिया है, यहाँ पर देना चाहता है कि मानव को सामान्य नेत्र में पढ़ने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है, यानी आँख से जो, अगर यहाँ मेरा आँख है, यहाँ पर कोई वस्तु है, तो देखने के लिए जो यहाँ पर जो दूरी होता है न्यूनतम दूरी, इससे अगर सामने लाएंगे वस्तु को तो हम स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर को उधर ही हम अच्छा से देख सकते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा टाइप का दिया था, आपको 25 सेंटीमीटर मारना है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिया यहाँ पर, फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े उत्पादन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर दिया एपीकल्चर। एपीकल्चर हम लोग बोलते हैं जैसे मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर ये बोलता है सब फूलों एवं सब सब्जियों को पालना को हॉर्टिकल्चर। सेरीकल्चर आप लोग जानते हैं रेशम के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर। किस ग्रह को प्रभात तारा, संध्या तारा कहा जाता है, या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये दिया है बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र। तो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा शुक्र, डी नंबर मेरा, ठीक है ना। शुक्र को शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन इत्यादि कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किस आकृति की वस्तु को तरल घर्षण कम, तरल मतलब लिक्विड में बहने में उसको इजी होगा, ठीक है ना। तो लिक्विड में क्या होगा, अगर यहाँ पर पूरा मेरा पानी है, मान ले इस तरह पानी पूरा है, अगर यहाँ से वहाँ तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, जितना पतला ये रहेगा उतना मेरा क्या होगा घर्षण कम लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आयताकार देंगे तो क्या होगा, ये बहुत एरिया घेरेगा तो आगे जाने में पानी हमको रोकेगा, ठीक है। इतना अगर चौड़ा है तो एरिया ज़्यादा बढ़ रहा है, ये एरिया तो रोकेगा। तो उसको कम करने के लिए वर्गाकार करेंगे तो वर्गाकार में भी अगर इस तरह वर्गाकार होगा तो उसमें भी रोकेगा, ठीक है ना। वृत्ताकार करेंगे तो वृत्ताकार में भी एरिया खासी बढ़ जाएगा। लेकिन नौकाकार, नाव किस तरह होता है, इस तरह होता है, देखिएगा। अब पानी इस तरह तो एरिया क्या होगा, थोड़ा कम होगा, काटेगा इस तरह निकल जाएगा, इस तरह पानी निकल जाएगा, इस तरह निकल जाएगा, तो इससे क्या होगा घर्षण कम होगा, तरल घर्षण। तो नौकाकार इसका सही आंसर होगा। इसलिए नाव का डिजाइन उस तरह किया जाता है, ठीक है ना, ताकि उसको आगे बढ़ने में ईजी हो। अगला क्वेश्चन है पदार्थ जो प्राकृतिक
प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? इसको हम लोग जानते हैं स्पष्ट रूप से जैव निम्नीकरण कहते हैं। जीवाणु के द्वारा, जीव के द्वारा जो इसका अपघटित होना जैव निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला, ध्वनि की प्रबलता किस कारण पर निर्भर करता है? तो तारत, आयाम, शोर इत्यादि। तो हम लोग जानते हैं तारत उसको बोलते हैं जिसको एम्पलीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, एक मिनट आपको दिखा रहे हैं, हटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए देखिए ध्वनि जो होता है, हम आप कभी देखे होंगे इस तरह इस तरह इस तरह होता है। ठीक है ना, और ये जो ऊंचाई है इसी को बोलते हैं हम लोग आयाम। ठीक है ना, ये आयाम जितना ऊपर जाएगा उसका पावर उतना ही बढ़ता है, उतना जोर से हमको सुनाई देगा। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयाम। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है 33 नंबर है, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होता है? हम लोग जानते हैं, चुंबक में पढ़े हैं या किसी आवेश में पढ़े हैं कि अगर विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, जैसे आप घर में देख रहे होंगे, अगर दोनों फेज है, अगर कहीं भी ग्राउंड में सट गया तो करंट बहना स्टार्ट हो जाता है। आपके पास दो चुंबक है, अगर इधर नॉर्थ है इधर साउथ है तो आपस में अट्रैक्ट कर, लेकिन सेम फेज अट्रैक्ट नहीं करता, उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, आकर्षण करेगा। ठीक है ना, अगला है, हरित गृह प्रवाह और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है? तो हरित गृह प्रवाह और वैश्विक तापन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही उत्तरदायी गैस है, तो दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, वह पुस्तक जिसमें भी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है क्या कहलाता है? ब्लू डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, येलो डाटा बुक, रेड डाटा बुक। तो इसको सही आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक कहा जाता है। विलुप्त जातियों को जिसमें लिखा जाता है उसको रेड डाटा बुक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। तो सौर ऊर्जा सौर द्वारा मिलता है, इसमें तो जीव कोई होता नहीं। परमाणु ऊर्जा किसी परमाणु से मिलता है, इसमें भी जीव नहीं था। जल ऊर्जा जल से मिलता है, इसमें भी कोई जीव नहीं था। लेकिन कोयला जो है किसी जीवाश्म के विभिन्न तापमान में दबने, कंप्रेसर और प्रेशर के जरिए कोयला बनता है, तो कोयला हमारा हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना क्या कहलाती है? जैसे कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका झिल्ली नहीं कहते हैं, कोशिका भित्ति भी नहीं कहते हैं, इसको रिक्तिका कहते हैं, यानी खाली जगह को रिक्तिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर वायु के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो यहाँ अधातु पूछा था, सोडियम और पारा, ये तो धातु, ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाता लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस। इसका लाल फास्फोरस जो हम लोग देखते हैं हमारे घर में माचिस होता है, वो लाल फास्फोरस होता है। लेकिन बोल रहा है कमरे के ताप पर, यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर में वो आग लग जाता है, श्वेत फास्फोरस होगा जो कमरे के ताप पर आग लग जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? यानी जो हम अंगूर वगैरह में देखते हैं किण्वन से फूल जाता है, वो उसका किसने खोज की थी? तो हम लोग जानते हैं लुईस पास्चर ने किण्वन की प्रक्रिया की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह क्या संकेत करता है? विद्युत धारा द्वारा रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा द्वारा ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा से तड़ित प्रभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा से रासायनिक प्रभाव, यानी धारा अगर करंट बहता तो उसमें रसायन में उसको चेंज हो जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा 41 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था? तो देखिए क्लोन का मतलब होता है सेम टू सेम, उसको कृत्रिम विधि द्वारा बना देना। ठीक है ना, कृत्रिम या जो भी आपको कहें कोई भी विधि द्वारा सेम टू सेम, टू कॉपी, तो उसको सबसे पहले बनाया गया तो उसका नाम था डॉली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, तरल क्या है? तरल है, तरल जानते हैं इसको बोलते हैं लिक्विड, यानी यहाँ पर आराम से कोई चीज़ जा सकता है। ठीक है, रह सकता है, किसी भी अवस्था में उसको ढाल सकते हैं, जैसे बोतल में तो बोतल में रह जाएगा, कहीं भी रखें। तरल मतलब गैस या लिक्विड जिसको बोलते हैं, तो उसका फ्लूइड मतलब उसको बह सकता है। इसको कुल मिला के इसको बहा, कहीं बहाएंगे तो बह जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा द्रव एवं गैस दोनों होगा, बी नंबर। ठीक है ना, ठोस छोड़ के द्रव गैस दोनों होगा। ठीक है, इसमें तरल में। अगला है हमारा, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने का अच्छा अग्निशामक क्या?
देखते ऑप्शन नंबर पानी, पानी को अगर विद्युत उपकरण में लगाएंगे तो वहाँ करंट रहेगा तो हमको करंट लग सकता है, ये नहीं होगा। पेट्रोल, पेट्रोल भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या बोलते हैं चालक है, तो इसमें भी अगर बहाएंगे तो पेट्रोल से तो और आग लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सही ऑप्शन है जो आग को बुझा सकता है, ठीक है। तेल में भी विद्युत द्वारा प्रवाहित हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। लड़कों के गले में के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो लड़कों के गले के सामने जो उभरा हुआ भाग कहता है उसको एडम्स एपल्स या कंठमणि कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर। श्वेत प्रकाश में कितने रंग समझा था? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, इजी क्वेश्चन है, डी नंबर। अगला है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? एक ही प्रकार के पौधे जब उगाते हैं तो हम लोग उसको फसल कहते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी की इकाई को मापा जाता है किसमें? किलोमीटर में तो नहीं माप सकते क्योंकि बहुत अधिक किलोमीटर हो जाएगा, मीटर में भी नहीं माप सकते, बहुत छोटा यूनिट हो जाता है, तो हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की इकाई है, मतलब इकाई मतलब बड़ा इकाई है, ठीक है। छोटा इकाई तो मीटर होता है, तो बड़ा इकाई, ठीक है ना। तो सी नंबर सही आंसर होगा। घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर होता है। घर्षण मतलब इसमें मतलब फिसलना जो भी होता है, तो घर्षण देखिए जो रुखड़े सतह पर होता है वो अत्यधिक होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये इजी क्वेश्चन है। अब देखिए बर्फ़ पे चलिएगा चिकना रहेगा तो आपको चलने में इजी आसानी नहीं होगा, लेकिन अब जमीन पे चलिए जहाँ रुखड़ा है तो वहाँ पर आपको घर्षण अधिक और चलने में इजी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन एक प्राकृतिक बहुलक? प्राकृतिक बहुलक मतलब प्रकृति द्वारा ऑटोमेटिकली वह रेशा में परिवर्तित होता है। हम लोग जानते हैं कि सेलुलोज होता है जो प्राकृतिक द्वारा अपने ही उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहलाते हैं? मतलब ध्वनि तो अच्छा भी हो सकता है खराब भी, लेकिन तुम्हारे लिए वो काम की चीज़ नहीं है और तुमसे उसे खराब लग रहा है तो क्या कहलाएगा? उसको नॉइज बोलते हैं। ये नॉइज आ रहा है, जैसे बच्चे लोग हल्ला करते हैं तो क्या बोलते हैं? नॉइज आ रहा था। तो सही आंसर है शोर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शोर। आपको अप्रिय लगता है उसको शोर कहते हैं। तो इस तरह हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप लोग इसी तरह जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए उस चैप्टर में और अगल बगल का क्वेश्चन देख लें, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इसी तरह का वीडियो आप आगे भी देखना चाह रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान का भी क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर ये मॉडल सेट डाला हुआ है इसमें, आप उसमें भी जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।